जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Today is 30th of June 26 and we are starting our today's lecture of SBR of ACCA at Finovate। आज हम पढ़ रहे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू इनक, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज हम इसे कंक्लूड करते हैं। इसमें सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक तो आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पहले जो अपेरेंटली चीज़ें सामने हैं पहले तो उन पर बात करें। जो इसने जनरल फॉर्मेटिंग की है उस पर बात करें, उसके बाद फिर देखेंगे इसने कौन कौन से आइटम्स का क्या क्या ट्रीटमेंट किया, फिर उस पर हम बात करेंगे। तो जब अगर हम इसकी एक मेन प्रेजेंटेशन पे जाते हैं तो रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, और ठीक है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नोट नंबर 1। चलें ठीक है, ये भी उसने नोट दे दिया है। इंटरेस्ट इनकम भी उसने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, ये जहन में रखना है किसमें डाल दिया है, ऑपरेटिंग सेक्शन। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फिर अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 3। अब उसने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 168 के थे, चले वो तो मटेरियल थे उसने नोट बनाया है। अदर एक्सपेंसेस उसने लिखे और 39 दिया। अब अदर एक्सपेंसेस से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो यहाँ उसे इसकी जो लेबलिंग है वो थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए। मतलब ये मेरा ख्याल है रिलेट करते हैं उससे ही, वो जो क्लोजर था उसने स्टोर्स क्लोज किए थे, तो यहाँ कोई ऐसा वर्ड यूज करे जिससे हमें ये अंदाजा हो जाए या यूजर को अंदाजा हो जाए कि ये 39 मिलियन जो है ये किससे रिलेटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस फॉर क्लोजर ऑफ स्टोर्स, ठीक है, एक्सपेंसेस फॉर क्लोजिंग ऑपरेशंस एटसेट्रा, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये इसने गलत किया हुआ है। अच्छा, दूसरा जो क्लोजर ऑफ स्टोर्स है, हमने ये बात की थी कि ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है। इसमें आपने थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन रखना है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला स्टैंडर्ड अभी हमने नहीं पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देख लेंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये होता है जब आप मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस आप बंद करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जनरली आप कहते हैं कि आपके 50 स्टोर्स हैं, उसमें तो 10 स्टोर नहीं चल रहे, आपने उन्हें बंद कर दिया या आपने रीस्ट्रक्चर कर दिया, ये जनरली रीस्ट्रक्चरिंग कंसिडर होती है, क्लोज करके खत्म कर देना। इसे हम जनरली उस स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं कहते, क्योंकि ये रूटीन का होता है कि आप फर्ज करें आपने कोई चीज खोली, उसका एक सेक्शन नहीं चल रहा, आपने चेंज कर दिया, इसे हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं कहते। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में हम वहां जाके पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब आप मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस को बंद करते हैं तो हम उसे तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में लेंगे, लेकिन ये जो है कि नहीं चल रहे, बंद कर दिए, नए खोल लिए या नहीं भी खोले, इसे हम जनरली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं करें। ठीक है, ये हमारी जनरल ऑपरेशन की का ही एक प्रोसेस है कि जो चीज़ नहीं चलती है हम उसे बंद करते हैं ऑपरेटिंग ऑपरेशनली। तो इसे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही रखो। ठीक है, क्योंकि और दूसरा देखो 39 मिलियन है और आपकी टोटल रेवेन्यू 2.7 थाउजेंड, मतलब वो है 2738,000 है। तो उससे अगर रेलिवेंट देखा जाए तो इसमें कोई इतना मटेरियल भी नहीं, तो हम इसे बेसिकली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में नहीं लेंगे, हम इसे ऑपरेशन में डालेंगे। इसने नीचे लिया हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, हमारे ख्याल में इसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरिंग 11। ये बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ले रहा है, जो कि इसे पहले लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हम करेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे। बिफोर फाइनेंसिंग तो ठीक है वैसे, खैर खैर ठीक है ये। इसके नीचे वाले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब उसने किया ये है कि प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस ले लिया, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरिंग 11 ले लिया, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स फिर उसने ले लिया 453, फिर इनकम टैक्स ले लिया और प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लिया। सर तो ये कर लो कि आपको अपना लैपटॉप ला दें। हाँ नहीं ठीक है, अभी गुजारा हो जाएगा। इसे आराम से फिर देख लेते हैं ना बाद में, हमके ये मसला क्या है। और अगर चाहिए तो अपना लैपटॉप ला देता हूँ, आप वो उसमें कर लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, चलो बेटा हो जाएगा गुजारा, आपका पढ़ लो, यहाँ भी कर लेंगे। अच्छा जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं जनाब। पहली जो प्रोविजन है वो जो कल मैंने बात की थी, आपकी प्रोविजन थी 153 और ये रिलेट करती थी ऑपरेटिंग से। लेकिन अब इसका हमें नहीं पता कि ये कब सेटल होगी, प्रोलॉन्ग हो रही है, तो हमने इसे अनवाइंड पहले प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, फिर हमने इसकी अनवाइंडिंग की है। जब ये लॉन्ग टर्म हो गई है तो फिर ये जो 15 मिलियन का डिस्काउंट है, अनवाइंडिंग जो हुई है, इसे हम फाइनेंसिंग कॉस्ट समझें, इसे ऑपरेशन में नहीं लेंगे। वही वाली कल जो हम बात कर रहे थे, तो 153 को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेंगे, लेकिन 15 मिलियन को हम नीचे ले जाएंगे फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म है ना, इसका पीरियड लॉन्ग टर्म है, वी आर नॉट अश्योर
कि हम कब तक इसे लेके चलेंगे या कब जाके ये सेटल होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर इंटरेस्ट इनकम हैज बीन अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। जो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड से आपने इनकम अर्न की है वो बेसिकली कौन सी एक्टिविटी में जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जानी चाहिए। अब हम ऊपर देखते हैं उसने कहाँ पे ली है। उसने कहाँ पे ली है? उसने ऑपरेटिंग में। तो ये भी आप क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि जनाब इसे फाइनेंसिंग में होना चाहिए, इसे अलग जाना चाहिए, ऑपरेटिंग में नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। लीज टर्मिनेशन पेनल्टी जो है, फिर वही वाली बात आ गई। ये उसने टोटल इसके स्टोर कितने थे ऊपर उसने बताया होगा। सॉरी, 10। और क्लोज कितने किए हैं लिखा हुआ है इसने। Evelyn included the lease, termination penalties and disposal costs from the store closure under other expenses as a separate cost line. As she deemed them to be a material, she has presented the expense below operating on the basis that they are non-recurring and are not related to the day-to-day trading of business. लेकिन हम कहते हैं कि जो रिस्ट्रक्चरिंग होती है ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट होता है, ये करनी पड़ती है। कभी एक स्टोर बंद कर दिया, कभी दो नए खोले, अगर 6 महीने नहीं चले तो फिर आधे कर दिए। तो हमारे ख्याल में ये ऑपरेटिंग में होना चाहिए और इसे ऊपर ऑपरेटिंग में शो होना चाहिए। नॉन रेकरिंग वाला चक्कर उस वक्त होता है जब उसका डायरेक्टली ऑपरेटिंग से कोई ताल्लुक भी ना बन रहा हो। ठीक है ना, फिर हम उसे अलग करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जेहन में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नीचे हमने नेचर और फंक्शन वाला काम हमने कर लिया था, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, इसकी हमने एग्जांपल्स भी देख ली थी। चूजिंग प्रेजेंटेशन मेथड वो भी हमने पढ़ लिया था कि मेन ड्राइवर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा, तीन जो उसने चीज़ें बताई थी, हमने उसके हिसाब से फैसला करना है। ठीक है। और फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी हमने कर लिया था। ठीक है, ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया था कि हमने इसके दो ग्रुप बनाए थे, बल्कि स्टैंडर्ड नहीं बताया है। एक वो है जो रिक्लासीफाई हो जाते हैं ऊपर, और दूसरे जो रिक्लासीफाई नहीं होते। टोटल 6 आइटम्स हैं अगर आप उन्हें ब्रेक डाउन करके भी लिखें। उसके बाद नीचे आ जाता है जनाब इलस्ट्रेशन 4। ये आपने पढ़ी है या नहीं? देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम क्लियर है? इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं फील हुई है? इसे आप देख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह इसे कवर करेंगे। रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, वही वाली बात जो हमने पहले भी बात की थी। क्रिटिसिज्म ऑफ द यूज, ये भी हमने कर लिया था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एंट्रीज विद स्पेसिफिक मेन बिजनेस एक्टिविटीज, ये भी हमने कर लिया था कि हमने उसकी बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से फैसला करना है कि ये ऑपरेटिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आज हम इलस्ट्रेशन 5 है, एंटिटी दैट इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट एज ए मेन बिजनेस एक्टिविटी, ये भी हमने कल इस पे एक नजर डाल दी थी। अब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके पास तीन चीजें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। और इक्विटी में फिर आप कह सकते हैं दो चीजें होती हैं, कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। प्लस वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी रिजर्व्स ही होते हैं एक तरह के, और अदर रिजर्व्स अगर कोई है। तो ये दो ही चीजें होती हैं, रिजर्व्स और कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है। तो अब वो कह रहा है फिर certain says that an entity must classify an asset as current and the statement on the statement of financial position if, वो कह रहा है कि एसेट को दो कैटेगरीज में आपने स्टेट करना है, प्रेजेंट करना है, करंट और नॉन करंट। और जो करंट एसेट्स हैं उसमें किन्हें करना है, नॉन करंट में किन्हें करना है, ये हम डिस्कस करें। तो करंट में आपने कब करना है? इट इज रियलाइज्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग द एंटिटीज नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल। नाउ व्हाट इज मेंट बाय ट्रेडिंग साइकिल? क्या मतलब है? जी, व्हाट इज ट्रेडिंग साइकिल? करंट एसेट कौन से होते हैं जो विद इन कितने टाइम में कंज्यूम हो जाते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन यहाँ उसने अकाउंटिंग पीरियड तो नहीं कहा, उसने तो ट्रेडिंग साइकिल। सो व्हाट इज ट्रेडिंग साइकिल? होता क्या है ट्रेडिंग साइकिल? ट्रेडिंग साइकिल जो होता है कि बेटा, जो आपका इन्वेंट्री का एक साइकिल होता है ना, कि इन्वेंट्री आएगी, मैन्युफैक्चर होगी और सेल होगी, और फिर कैश वापस आ जाएगा, इस पूरे साइकिल को ट्रेडिंग साइकिल।
मतलब जितना नॉर्मली आपकी इन्वेंट्री बनने में और सेल होने में टाइम लेती है, उसे हम ट्रेडिंग साइकिल। ठीक है। तो किसी एंटिटी का ट्रेडिंग साइकिल 1 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है। एक एंटिटी जैसे बोइंग है, बोइंग का जो एरोप्लेन कंपनी है, इनका जहाज क्या 1 साल में बन जाता होगा? नहीं, बहुत ह्यूज होता है, बहुत सी टेक्नोलॉजीज उसमें लगती हैं। तो हो सकता है 2 से ढाई साल ले लेता हो एक जहाज मैन्युफैक्चर होने में। तो जब वो जहाज पहले तो मैन्युफैक्चर होगा, फिर टेस्ट होगा, उसके बाद वो सेल होगा, और सेल होने के बाद पैसे आएंगे। तो वो ये सारा जो प्रोसेस है कि जब वो आपने रॉ मटेरियल लिया, जहाज बनाया, उसे सेल पे लगाया, वो सेल हुआ, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीरियड को क्या कहते हैं, ट्रेडिंग साइकिल। इट माइट बी लेस देन 1 ईयर, इट माइट बी ग्रेटर देन 1 ईयर, इट माइट बी 1 ईयर। तो जनरली तो जो उसने लिखा है, वो कहता है कि करंट एसेट वो है जो आपके ट्रेडिंग साइकिल के अंदर अंदर कंज्यूम हो। ठीक है। लेकिन हम हमारी जो जनरली अंडरस्टैंडिंग है अभी तक जो हमने पढ़ी है अकाउंटिंग, कि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड हम लेते हैं कि उसमें जो कंज्यूम हो जाते हैं वो करंट है, और लॉन्ग टर्म में नॉन करंट है। तो ये तो कंट्रोडिक्शन आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड इस बारे में क्या कहते हैं। क्या हमने ट्रेडिंग साइकिल ही लेना है, या अकाउंटिंग पीरियड को भी आप अकाउंट फॉर कर सकते हो? इट इज रियलाइज्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग द एंटिटीज नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल। तो आपने ट्रेडिंग साइकिल को अंडरलाइन करना है अपने पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, या इसे ट्रेडिंग के लिए रखा गया। एक ट्रेडिंग साइकिल में कंज्यूम नहीं भी होता, लेकिन आपने ट्रेडिंग के लिए रखा है। ट्रेडिंग का मतलब है आपने इसे बेचने के लिए रखा है, आपका बिजनेस ही है। फिर चाहे 5 साल भी पड़ा रहे, वो करंट एसेट ही कंसिडर होगा। और तीसरा, विल बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग डेट। अब ये वो चीज आ गई जो हमने कही थी। तो उसने 3 चीजें की हैं, और बीच में क्या लिखा है, और लिखा है। इसलिए अब इन तीनों में से कोई एक भी पूरी हो जाए तो आप उसे अपना करंट एसेट कंसिडर करेंगे। तो हमारा 1 ईयर है। अगर ट्रेडिंग साइकिल इससे कम है, तो फिर हम ट्रेडिंग साइकिल तो 1 ईयर के बाद रिपोर्टिंग होनी है, उससे कम की रिपोर्टिंग हमने बाहर तो करनी ही नहीं। तो हम ट्रेडिंग साइकिल को ही करंट एसेट से रिलेट कर देंगे। अगर हमारा ट्रेडिंग साइकिल ज्यादा है और 1 ईयर पहले खत्म होता है और हमने रिपोर्टिंग करनी है, तो फिर हम करंट ईयर के हिसाब से करंट एसेट को काउंटिंग पीरियड के हिसाब से करंट एसेट को डिफाइन कर देंगे और उसे अकाउंट फॉर कर लेंगे। या अगर वो ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग एसेट है, फिर चाहे वो 5 साल भी पड़ा रहा अनसोल्ड, हमने ये देख के कि ये सेल नहीं हो रहा है या ये अभी जल्दी सेल नहीं होगा, हमने उसे नॉन करंट एसेट में नहीं डालना, हमने उसे करंट एसेट। ठीक है। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। ऑल अदर एसेट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट। लाइबिलिटीज, एन एंटिटी मस्ट क्लासिफाई लाइबिलिटी एज करंट ऑन द स्टेटमेंट। वही वाली बात, लाइबिलिटी भी करंट और नॉन करंट होंगी। और करंट कौन सी होती है? तकरीबन वही डेफिनेशन है जो कि एसेट वाली है। इट इज सेटल्ड, वहां था रियलाइज्ड या कंज्यूम्ड। हम उसे रियलाइज कर लेंगे, हम उसे कमा लेंगे, वापस ले लेंगे, या कंज्यूम करेंगे, उसे इस्तेमाल कर लेंगे। लाइबिलिटी रियलाइज नहीं की जाती, इस्तेमाल नहीं की जाती, लाइबिलिटी पे की जाती है। तो इट इज सेटल्ड, हम उसे सेटल कर देंगे पेमेंट करके, या अदरवाइज कोई एडजस्टमेंट करके। ड्यूरिंग द एंटिटीज नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल, इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और इट विल बी सेटल विद इन 12 मंथ। बिल्कुल तीनों एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो करंट एसेट्स वाले थे, वही है। फर्क सिर्फ ये है कि वहां लिखा था रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड, और यहाँ लिखा है सेटल। चौथा पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। The entity does not have the right as the reporting as at the reporting date to defer settlement beyond 12 months. Classification is unaffected by likelihood that an entity will exercise its deferred right. तो वो लाइबिलिटी ऐसी है जिसे आप रिपोर्टिंग डेट पे डेफर नहीं कर सकते 12 महीने। मतलब अगर आपके पास राइट है कि आप चाहें तो 12 महीने में पे करें, ना चाहें तो इसे डेफर कर दें, आगे ले जाएं, ऐसा राइट है, तो फिर तो वो करंट लायबिलिटी शायद नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई राइट नहीं है, और ऊपर तीनों में से कोई एक चीज पूरी हो रही है, या तो नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल में सेटल होनी है, या 12 महीने में होनी है, या वो ट्रेडिंग लायबिलिटी है, तो हम उसे करंट लायबिलिटी ही कंसिडर करें। ठीक है। और डेफर्ड वाली चीज आपने याद रखनी है, ये चौथा पॉइंट एडिशनल आया है कि हम इसे डेफर कर सकते हैं। लीगली हमारा राइट है कि हम चाहें तो ना दें, 1 साल में बाद में दें, फिर ये करंट तो ना हुई, फिर तो हमारी मर्जी पे है। ठीक है। और ना हम कर सकते हैं, और ना हमें ये लगता है कि ये डेफर की जाएगी या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज। ठीक है। तो हम इसे
करंट लायबिलिटीज समझेंगे और बाकी तमाम लायबिलिटीज अदर देन करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज कंसिडर हो। Mouse is a company that manufactures and sells cheese. It has recently developed a new range of cheese that at the year end requires a further 15 months to fully mature. Once matured, the cheese will be sold to retailers. ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर करती है चीज और इसने एक नई रेंज चीज की डेवलप कर ली है जिसे डेवलप होते होते मजीद 15 महीने और लगेंगे और एक बार मेच्योर हो गया तो फिर ये रिटेलर्स को सेल किया जाएगा। पहली बार आपने इंट्रोड्यूस कराई है तो अब उसे डेवलप करते हुए आपको 15 महीने और लग जाएंगे। ठीक है। The director of Mouse believes that this new cheese should be classified as a non-current asset on the statement of financial position. वो कह रहा है कि इसे नॉन करंट एसेट के तौर पे ट्रीट करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या करें? आपने IAS 30, वो कौन सा था, 37, 38 पढ़ा था जैसे वो जो था इंटेंजिबल्स पढ़ा हुआ है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी पड़ी है। तो ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं बन रही, वो तो एसेट होता है। ये उसे इनकम की तरफ कैसे लेके जा रहा है? पहले तो ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, समझाएं और फिर हम इसे आगे लेके जाएं। वो कह रहा है कि जो चीज़ है उस पर अभी मजीद 15 महीने लगेंगे, तब ये मैच्योर होगा, तब ये सेल किया जाएगा। अब इससे इंप्रेशन क्या मिल रहा है कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है, चीज़ की बात कर रहा है या डेवलपमेंट की बात कर रहा है? मैच्योर होने से तो ये लगता है कि अभी तो उस पर डेवलपमेंट हो रही है, अभी ये सेलेबल ही नहीं है। जब ये सेल होगा और जब ये मैच्योर होगा तो ही सेल होगा और उसमें अभी 15 महीने लगेंगे। तो अभी जो इस पे कॉस्ट आ रही है मजीद, क्या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है या वो इन्वेंट्री कॉस्ट है? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। शाबाश। थोड़ा सा सोच के बताना है आप। बात आपको क्लियर हुई है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नहीं? तो फिर बताएं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड में जाना चाहिए या ये IS 2 इन्वेंट्री में जाना चाहिए? ये जो चीज़ है जिस पे काम हो रहा है और इसे 15 महीने लगेंगे मैच्योर होने। मैच्योर का वर्ड। तो डेवलपमेंट हो चुकी है, तो फिर मैच्योर का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का मतलब क्या पड़ा था वहां पे कि अभी वो सेलेबल पोजीशन में नहीं है चीज, अभी उसे हम डेवलप कर रहे हैं। तो वो सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं अनलेस कि वो बिल्कुल डेवलप बिल्कुल तैयार है फॉर सेल या प्रोडक्शन के लिए, अब फिर प्रोडक्शन करते हैं चीजें देते हैं। यहाँ पे आप क्या प्रिज्यूम करेंगे कि ये मैच्योर मैच्योर हो रहा है और हमें कंफर्म है कि ये तो बन गया है, बस सिर्फ ये है कि उसके मतलब थोड़ा सा उसमें मजीद काम कर रहे हैं इन्वेंट्री पे, इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं है उसमें, थोड़े आप कहना फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, या इसका मतलब है कि अभी हम इस पे डेवलप करके हम पहली बार प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद उसे टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपका इंप्रेशन क्या बनता है यहाँ से? फिर आज यहाँ देख लिया आपको। शाबाश। सोच के मुझे जल्दी से बताएं क्योंकि यही चीजें इसमें हमने देखनी होती हैं। हाँ। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या इंप्रेशन लेते हैं। ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं दोबारा से ताकि हम इस चीज को कवर कर लें। जस्ट मुझे आने दें इस पे। जी। So, Mouse is a company that manufactures and sells cheese. It has recently developed a new range of cheese that at the year end requires a further 15 months to fully
mature. It has recently developed. Has developed. It is developing नहीं, या in the process of development नहीं, has developed. तो हम एज्यूम करेंगे जो ज्यादा प्रोबेबल है, जो हमें ठीक लगता है कि ये डेवलप हो चुका है, डेवलपमेंट कामयाब हो चुकी है, इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो चीज मशीनों में पड़ा है उसे 15 महीने चाहिए पूरा होने। सिंपली ये समझेंगे, ठीक है। बाकी चीजें सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो डेवलपमेंट फेज खत्म हो चुकी है, याद रखें। तो अगर खत्म हो चुकी है तो ये तो 12 महीने से ज्यादा लेगा। तो ये करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है? नॉन करंट है, पक्की बात है। तो ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या लिखा था? विद इन ट्रेडिंग पीरियड मैच्योर हो जाए, मतलब रियलाइज हो जाए, या वो ट्रेडिंग एसेट हो, या वो 12 मंथ्स के पीरियड में हो जाए, तो वो है। पहले में जो है विद इन ट्रेडिंग पीरियड में तो हो रहा है, पता नहीं का ट्रेडिंग पीरियड कितना है, हमें नहीं पता। 12 मंथ्स में नहीं हो रहा, लेकिन क्या ये ट्रेडिंग एसेट है कि नहीं? नहीं बेटा, ट्रेडिंग एसेट ही बन रहा है ना। इन्वेंट्री भी वर्क इन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन क्या वो इन्वेंट्री नहीं होती? इन्वेंट्री ही कंसिडर होती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसने कंप्लीट होकर सेल ही होना है ना। जो चीज कंप्लीट है या नहीं है, हम उसे ये नहीं कहते कि इस पर ट्रेडिंग एसेट है कि नहीं, हमारा मतलब है इसकी नेचर ट्रेडिंग एसेट की है कि नहीं। तो है, अभी ऑल्दो वो इनकम्प्लीट है, लेकिन है तो ट्रेडिंग एसेट। आपने यूज के लिए तो नहीं रखा, आपने मार्केटिंग के लिए तो नहीं रखा, आपने सेल करना है। तो ये हमने पढ़ा था कि तीन हमारे पैरामीटर दिए थे, या तो विद इन 12 मंथ्स वो रियलाइज हो जाए, या विद इन द ट्रेडिंग पीरियड, या वो वैसे ही ट्रेडिंग एसेट हो। तो ट्रेडिंग एसेट में तो पीरियड की शर्त ही नहीं है। तो चूंकि ये ट्रेडिंग एसेट है, लिहाजा ये करंट एसेट ही कंसिडर हो, चाहे वो 15 महीने ले चाहे 20 महीने ले, ठीक है। ये करंट एसेट ही कंसिडर हो। आपने उसकी आर्गुमेंट देना है, आर्गुमेंट यही देना है कि विद इन 12 मंथ्स तो नहीं हो रहा, और ट्रेडिंग पीरियड आपने मुझे बताया नहीं इनका कितना है। लेकिन वो जो तीसरी पॉइंट है कि वो ट्रेडिंग एसेट है, तो रिगार्डलेस ऑफ पीरियड ये आपका करंट एसेट होगा। तो मैं उसे अप्लाई करते हुए ये कंक्लूड कर रही हूँ कि इट्स अ करंट एसेट बिकॉज इट्स द इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है? फिर नहीं होती। तो जो परचेज की जाए वो होती है, ठीक है। परचेज कैसे की जाती है गुडविल? क्या मतलब है गुडविल परचेज करने का? और एसेट्स की कौन सी वैल्यू लेंगे हम, जो उसकी बुक्स में बैलेंस शीट में आ रही है? हम कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेशंस करेंगे? देखो मैंने आपसे एसेट लिया, रियलाइजेबल वैल्यू या फेयर वैल्यू। एसेट लेंगे फेयर वैल्यू। फर्ज करें जो मैं एसेट उससे ले रहा हूँ टोटल, उसकी फेयर वैल्यू है 2 करोड़, लेकिन मैं उसे दे रहा हूँ 2 करोड़ 20 लाख। तो मैं 20 लाख किस चीज के दे रहा हूँ? एसेट तो मैंने 2 करोड़ के नहीं है। अगर मैं आज ही खरीद के बेच भी दूँ तो 2 करोड़ के बिकेंगे। तो 20 लाख किस चीज का मैं दे रहा हूँ? उसके नाम का, उसकी रेपो का, उसकी सेल्स का। वो होती है गुडविल। तो फिर गुडविल का फार्मूला क्या हुआ? 20 लाख कैसे आया? 2 करोड़ क्या था? फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। और 2 करोड़ 20 लाख क्या चीज है? कॉस्ट नहीं, प्राइस। प्राइस बीइंग पेड जिसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में दे रहा हूँ 2 करोड़ 20 लाख, लेकिन मुझे एसेट फेयर वैल्यू पे मिल रहे हैं 2 करोड़। तो जो डिफरेंस है वो परचेज्ड गुडविल है, वो गुडविल जिसके मैंने पैसे दिए, वो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? An entity needs to present goodwill as a separate line item rather than combining it with other intangible assets. तो गुडविल को अदर इंटेंजिबल एसेट से कंबाइन नहीं करना, इसे सेपरेट लाइन आइटम के तौर पर लिखना है गुडविल। ऐसे तो हम लिखेंगे इंटेंजिबल्स, लेकिन गुडविल है तो उसे अलग से शो करेंगे। और दूसरा ये है कि गुडविल जो होती है ये करंट होती है कि नॉन करंट होती है? नॉन करंट। गुडविल को हमेशा नॉन करंट समझा जाता है, ठीक है, इसे करंट नहीं समझा जाता। This approach contrasts with that used in IS1 presentation of financial statement, where an entity could present one line for intangibles in the statement of financial position by aggregating goodwill with other intangible
एसेट्स। ठीक है जी, IFRS 18 कहता है कि इसे अदर लाइन आइटम के तौर पे दो, जबकि IS 1 जो था वो कहता था कि इसे मर्जी कर दो। अब ये दोनों में फर्क आ गया, पहले हम उसे अलग नहीं करते थे, मर्ज करते थे, लेकिन अब हमने गुडविल को अलग लाइन आइटम के तौर पे शो कर। दैट्स इट। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या होगा? इशू ऑफ शेयर्स और डिविडेंड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बेसिकली जैसे मैंने अभी कहा था आपको, इक्विटी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो होना ही होना है, वो जो भी प्रॉफिट है। नंबर 3, अदर रिजर्व्स। तो आपने कम से कम 3 कॉलम बनाने हैं या 3 अपने हेड्स बनाने हैं: कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अदर रिजर्व्स। रिजर्व का नाम, हर एक का क्या देना है? ओपनिंग बैलेंस इतना था, साल के दौरान इसमें इतना इंक्रीज हो गया, साल के दौरान इतना डिक्रीज हो गया, और ये क्लोजिंग बैलेंस। तो ये रिकंसिलिएशन आपने दे दी। अच्छा जी। All changes in equity arising from transactions with owner in their capacity as owner to be presented separately from non-owner changes in equity. ठीक है। Transactions with owners in their capacity as owner would include issue of shares और dividend। ठीक है। तो जो ओनर के साथ आप बात करेंगे वो क्या होगा? या तो उनसे नया कैपिटल लेंगे या फिर आप उन्हें शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट में से दो ही काम करेंगे। तीसरा काम ये हो सकता है कि उन्हें शेयर कैपिटल वापस कर दें। जनरली वो वापस नहीं होता, आपको अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है, वो पूरा प्रोसेस है, वो हो सकता है लेकिन मुश्किल काम। तो हम उसे ज्यादा डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, और उसने भी नहीं किया। लेकिन जो प्राइमरीली जो अक्सर आपको ट्रांजेक्शन नजर आएंगी, इशू ऑफ न्यू शेयर, उनसे पैसे लिए और शेयर दिए, या फिर उन्हें फॉर द ईयर प्रॉफिट, जब पिछले प्रॉफिट में से शेयर हुए। अब इक्विटी में मैंने भी आपको कहा कि 3 कॉलम एटलीस्ट होंगे या 3 अलग हेड्स होंगे: कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अदर रिजर्व्स। अब जब इशू ऑफ शेयर होगा, ये तो कौन से कॉलम में आएगा? फर्ज करें 2 करोड़ रुपए के नए शेयर इशू हुए हैं, तो ऐड हो जाएगी ये फिगर 2 करोड़, इक्विटी बढ़ गई। कौन से कॉलम में जाएगी? कैपिटल वाले। और अगर आपने उन्हें डिविडेंड दिया है तो इसकी क्या एंट्री होगी? आपने दिया क्या है? किस फॉर्म में दिया है? एज्यूम कर लें किस फॉर्म में दिया है? कैश। तो आपने कैश दे दिया, तो क्या होगा कैश? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। डेबिट क्या हो गया? डेबिट किसे करो? या आप जब इंटरेस्ट देते हो किसी बैंक को कैश में, क्या एंट्री करते हो? क्रेडिट क्या करते हो? कैश। डेबिट क्या करते हो जब बैंक को इंटरेस्ट देते हो? इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसी को यहाँ रेप्लिकेट करो। आपने डिविडेंड दिया शेयर होल्डर्स को, क्रेडिट क्या करोगे? कैश। डेबिट क्या करोगे? डिविडेंड एक्सपेंस। ये डिविडेंड एक्सपेंस कहाँ शो होगा? नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ शो होता है? तो ये उधर क्यों नहीं जा रहा? एक्सपेंस नहीं होता है। लेकिन ये वर्ड तो आपने मुझे अभी यूज किया, डिविडेंड एक्सपेंस। आपने ही कहा मुझे, खुद ही आप एक्सपेंस कह रहे हो, खुद ही आप कह रहे हो ये एक्सपेंस तो नहीं होता है, तो फिर वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, यूजर को भी कंफ्यूज करोगे। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस। डिविडेंड क्या है? फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो गया, इसमें इतना आपका, इतना मेरा, ये एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो फिर चीजें होती हैं जो कंज्यूम की जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द काम। ये बिजनेस के लिए नहीं किया जा रहा, ये तो प्रॉफिट हो गया है, ये तो हम अपना हिस्सा आपस में तकसीम कर रहे हैं। इसे एक्सपेंस कभी नहीं कहना, इसे कहना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो जो एक्सपेंस होते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम और एक्सपेंस। बिकॉज इट्स नॉट एन एक्सपेंस, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। ये तो इक्विटी कम हो रही है। शेयर होल्डर ने मुझसे 5 करोड़ रुपए मांग सकता था, उसका शेयर है प्रॉफिट का, और मैंने नहीं दिए थे, तो वो इक्विटी में पड़ा। जब मैंने उसे दे दिया, अब दोबारा तो नहीं मांग सकता, तो इक्विटी कम हो गई। तो क्या एंट्री होगी? कैश, क्रेडिट, डेबिट। अब बताओ। प्रॉफिट कौन सा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसमें पिछले सालों का इस साल का भी ऐड हो चुका है, तो टोटल प्रॉफिट है, इसी में से देना है। चाहे करंट ईयर में से दें चाहे पिछले सालों में दें, वो सारा एक ही जगह इकट्ठा हो गया है। तो क्या डेबिट होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू कैश। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ पे अपीयर होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो ये वाली एंट्री कौन से कॉलम में जाएगी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला जो कॉलम है उसमें था ओपनिंग बैलेंस 20 मिलियन। इसमें एडिशन कैसे होगी? ये बढ़ सक जाएगा, साल के दौरान बढ़ सकता है कि नहीं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इक्विटी में कैसे बढ़ेगा? ना नहीं, वो तो ना पे करें तो उतना ही रहेगा जितना साल के शुरू में था। इंक्रीज कैसे होगा? प्रॉफिट से। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकला था ना, वो वहां से निकल के किधर आ जाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अब फिर क्या एंट्री होगी? ओपनिंग बैलेंस 20 मिलियन, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 मिलियन, टोटल 30, लेस डिविडेंड पेड 5 मिलियन, तो क्लोजिंग बैलेंस 25। शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। शेयर कैपिटल का जो कॉलम है, ओपनिंग बैलेंस सबके आ रहे हैं, शेयर कैपिटल में इंक्रीज किस वजह से आएगी? इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। ठीक है। शेयर कैपिटल डिक्रीज किस वजह से होगा? हो सकता है कि नहीं? जनरली नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो किस वजह से होगा? अगर आपने कैपिटल वापस कर दी है, लोगों को कैपिटल रिड्यूस कर दिया है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का एक तरीका मौजूद है, कंपनीज एक्ट में भी है, लेकिन वो बड़ा लंबा तरीका है, लिहाजा उसने भी यहाँ डिस्कस नहीं किया। लेकिन रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है तो शेयर कैपिटल कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं। तो शेयर कैपिटल वाले कॉलम में जनरली आपको ओपनिंग बैलेंस नजर आएगा, और साथ ऐड होते नजर आएंगे शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर, बस। प्रॉफिट वाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाले कॉलम में आपको ओपनिंग बैलेंस भी नजर आएगा, उसमें इंक्रीज भी नजर आ सकती है, वो तो आएगी हर साल, या इंक्रीज या डिक्रीज जरूर होगी। इंक्रीज किस वजह से होगी? प्रॉफिट फॉर द ईयर। डिक्रीज किस वजह से होगी? लॉस। लॉस फॉर द ईयर भी तो इक्विटी को कम करेगा। और एक और डिक्रीज होगी, अगर प्रॉफिट्स हैं तो डिविडेंड फॉर द ईयर। तो अगर प्रॉफिट है तो ओपनिंग बैलेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का इंक्रीज हो जाएगा। मतलब शुरू में था 20 मिलियन, 10 मिलियन के और प्रॉफिट हो गए तो कितना हो गया? 30। अगर लॉस हुआ 10 मिलियन का तो अब क्या होगा? ओपनिंग था 20 मिलियन, और अब 10 मिलियन का लॉस हो गया, तो लॉस जब एडजस्ट होगा तो बाकी क्या बचेगा? 10 मिलियन। तो अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर है तो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बढ़ जाएगा, और अगर लॉस है तो कम हो जाएगा। और दूसरी रिडक्शन की रीजन क्या है? डिविडेंड। अगर आपने डिविडेंड पे किया उससे भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसे याद रखना। आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी दी जाती है, उसने नीचे लिखा है कि इस साल क्या हुआ और पिछले साल क्या हुआ था, वो भी देनी है। नीचे उसने पूरा फॉर्मेट दे दिया है। इसे आपने पढ़ना है, एक बार देखना है, पढ़ना क्या है, एक बार देखना है, और कल आपने मुझसे पूछ लेना है। ये पूरा कंपैरेटिव है, करंट ईयर भी है और प्रीवियस ईयर भी है। जरा मुझे बताएं, करंट ईयर इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है, इस स्टेटमेंट में? ये चेंजेस इन इक्विटी में करंट ईयर की फिगर्स कहाँ से शुरू हो रही हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये कौन सा साल है? 31 दिसंबर 2023। तो ये शुरू कब से होगा? 1 जनवरी 2023। तो वो पहला ही है जो 1 जनवरी 2023 है, वो नीचे ओपनिंग प्लस एडिशंस, और फिर माइनस करके नीचे उसने क्लोजिंग दे रही है। ठीक है। अब यहाँ उसने कंपैरेटिव्स उस तरह नहीं दिए जिस तरह उसे देने चाहिए थे। ठीक है। यहाँ उसने पिछले साल का भी देना चाहिए था, 1 जनवरी 2022 का ओपनिंग, और 31 दिसंबर 2022 जो क्लोजिंग है वो भी देना था। ऐसे तो उसने नहीं दिया, लेकिन हम कंपैरेटिव दिया करते हैं। तो हम ये जो स्टेटमेंट शुरू करते हैं ना, इसने कहाँ से शुरू किया है? 1 जनवरी 2023 से। हम X3 से नहीं शुरू करते, हम शुरू करते हैं 20X2 से। पिछले साल का ओपनिंग ये था, इतना एडिशन हुआ था, इतना खत्म का माइनस हुआ था, ये क्लोजिंग है। फिर नीचे आ जाता है उस साल का 20X2 दिसंबर क्लोजिंग, वही 20X3 का क्या बन जाता है? ओपनिंग। और फिर करंट ईयर का भी दे देते, तो हम ऊपर नीचे कंपैरेटिव दे देते। यहाँ खैर उसने नहीं दिया, लेकिन देने होते हैं। ठीक है, उसने खुद भी ऊपर कहा है। इसके बाद नीचे आ जाए। इन एडिशन टू दिस कॉलम देयर शुड बी कॉलम हेडिंग नॉन कंट्रोलिंग और टोटल इक्विटी। वो आपको पता है, वो हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे कि जो भी हमारी स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस और चेंजेस इन इक्विटी और इवन बैलेंस शीट, उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमें अलग से देना होता है, वो हम वहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ भी देना है। फिर डिस्क्लोजर्स क्या देने हैं? द रोल ऑफ द डिस्क्लोजर नोट क्या है वो हमने पढ़ लिया था, इसे देखना है। डिस्क्लोजर नोट रिक्वायरमेंट्स क्या है?
IFRS 18 की, the disclosure notes will contain both numerical and narrative information about transactions and events. IFRS sets out some general principles in respect of disclosure notes and also specific requirement for as discussed in section 2 of this chapter. ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ दो बातें समझ आ रही हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे, सम अप करें। इन एडिशन, individual IFRS accounting standards set out what information need to be disclosed in respect of specific transactions। ठीक है। या अच्छा, प्रेजेंटेशन बाद में पढ़ेंगे। अब डिस्क्लोजर नोट वाला जो मैंने पढ़ा, इसमें तीन चार मेजर पॉइंट के हैं। पहला पॉइंट क्या है, डिस्क्लोजर नोट में डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एंड व्हाट इज न्यूमेरिकल? ठीक है, और न्यूमेरिकल? तो सिंपल आप उसे ऐसे कहें, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन उसे सिंपल ये कहें कि डिस्क्लोजर में जनरल डिस्क्रिप्शन स्टोरी टेलिंग भी हो सकती है। हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमें ये कहा गया, फिर हमने ये किया, ये हमने इसलिए किया है। फिगर्स की जरूरत ही नहीं। और वहाँ न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि ये ओपनिंग बैलेंस था, इतना इसमें ऐड हुआ है, इतना माइनस हुआ है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो वो फिगर्स की फॉर्म में भी हो सकता है और डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन्स हमने लिए हैं, इसका न्यूमेरिकल डिस्क्लोजर क्या बनेगा? हम क्या बताना पड़ेगा हमें न्यूमेरिकली? पहले हमें कंपैरेटिव भी देने होते हैं। सबसे पहले बताएंगे इस साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस लोन का क्या था, इतनी इतने मिलियंस या बिलियंस। इसमें प्लस कर दिया, क्या प्लस करेंगे लोन में? एडिशनल लोन लिया है, 2 बिलियन और ले लिया, 20 + 2 22 हो गया। माइनस क्या करेंगे? पे कर दिया, लेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, 5 बिलियन। तो 22 × 5, 17 बिलियन इज क्लोजिंग बैलेंस। 17 बिलियन इज क्लोजिंग बैलेंस। ये कौन सा डिस्क्लोजर है, न्यूमेरिकल या डिस्क्रिप्टिव? न्यूमेरिकल। इसका डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर क्या होगा? लोन का ही देना है, देना होता भी है। आपके ख्याल में इसका डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर क्या होगा लॉन्ग टर्म लोन का? आप भी जवाब दे सकते हो। लॉन्ग टर्म लोन का डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर्स क्या सर क्या इसका मतलब होंगे? कि आगे हर साल की पर ईयर की टोटल बिल्की बनाई और पूरा इंटरेस्ट पे लिखा हुआ बेस अमाउंट कितनी है। वो तो नहीं कहना होता, अगले सालों का तो नहीं देना होता। क्यों? हाँ, किसी हद तक जरूरत क्यों थी। चलें। और इम्पोर्टेंट आप खुद जहन में लाओ ना कि कौन सी चीजें दिए बगैर यूजर को बात की समझ ही नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म लोन 20 बिलियन, यूजर क्या क्या पूछेगा इस बारे में? आप भी यूजर हैं, आपने पैसे लगाए हुए एक कंपनी में, और वो सिर्फ ये बता रहा है जी लॉन्ग टर्म लोन 20 बिलियन है, और उसने ये बता दिया है ओपनिंग बैलेंस ये था, इतना मैंने मजीद लिया, इतना दिया, और ये क्लोजिंग है। आप उससे और कुछ नहीं पूछेंगे, सबसे पहले क्या पूछेंगे? वो तो बात की बात है, सबसे पहले हम लोन की बात कर रहे हैं ना, लोन तो जनरल यूज के लिए भी होता है। अब वो कहाँ यूज किया, वो हम परचेज क्या किया, वो हम नहीं बता सकते। वो तो स्पेसिफिक लोन है ना, कि हमने मशीनरी के लिए लिया था, फिर तो हमें बताना पड़ेगा कि फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। हमने तो जनरल लिया है बिजनेस में इस्तेमाल के लिए, वो तो कई जगह यूज हुआ है, तो उसका पर्पज तो हम नहीं बता सकेंगे ना, वो तो कहीं भी यूज हो सकता है। लेकिन कुछ बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो आपके जहन में आने चाहिए कि ये तो पूछूं। बड़ी सामने की बात है बेटा, वो भी बात की बात है। आप पहले बिल्कुल नीचे से सोचोगे, कॉमन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा किससे लिया है, ये नहीं पूछोगे कौन से बैंक से लिया है, वो आप पूछ नहीं रहे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चले गए। ये पता नहीं कि किससे लिया है, आपने बताना है कि फलां बैंक से लिया गया, फ्रॉम यूबीएल, फ्रॉम अलाइड बैंक। पहला उसने आपने पूछा भाई किससे लिया है, उसने बता दिया। अब अगला सवाल आपका क्या होगा, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो बताना है। आठ हैव बीन टेकन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फिर आप क्या पूछेंगे,
कितने सालों के लिए लिया है, शाबाश। पेएबल कैसे है, 10 साल में पेएबल है। फिर आप क्या पूछेंगे, सारा इकट्ठा ही पे करना है या किस्तों में करना है? किस्तों में करना है, तो फिर किस्त कितने की है भाई, और कैसे देनी है, मंथली देनी है, क्वार्टरली देनी है, एनुअली देनी है, ये सारा कुछ आप पूछेंगे नहीं? बीइंग ए यूजर आपके जहन में सब चीजें आएंगी। जब आप यूजर होंगे, आपका पैसा लगा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके जहन में आएंगे। अभी आपने जो कि पैसा कहीं नहीं लगाया हुआ ना, इसलिए आपको बस क्लियर नहीं हो रहा कि मैं क्या पूछूं। जब आपने पैसे लगाए होते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं कि ये सारे मुझे बताओ कि मेरा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल। ठीक है, तो आप ये सब कुछ पूछेंगे। और क्या पूछेंगे, लोन फ्री में कभी नहीं मिलता, आपको सिक्योरिटीज देनी पड़ती है। तो क्या पूछेंगे, सिक्योरिटी क्या दी है तुमने भाई? पता चलेगा पूरी लैंड एंड बिल्डिंग ही हमने मॉर्गेज करवा दी है लोन लेने के लिए, तो बताना पड़ेगा कंपनी को कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग के मॉर्गेज पे लोन लिया है, एटसेट्रा। ये कौन से डिस्क्लोजर्स हैं? डिस्क्रिप्टिव है, ये प्राइमरीली डिस्क्रिप्टिव। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात हो रही है, फिगर्स की बात ऐसा ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है ना, ये याद रखना। तो क्या उसने यही कहा है कि आप न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, एक बात। दूसरा उसने क्या बात की, जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जनरल, ये तो मैंने बात की है कि यूबीएल से लिया, और ये स्पेसिफिक है कि जनरल है? ये स्पेसिफिक है। जनरल क्या होगा कि हमारी जनरल पॉलिसी क्या है लोन के बारे में, हम लोन्स को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, या हम कैसे उसे मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये एक जनरल डिस्क्लोजर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो आप अंडरलाइन करेंगे कि डिस्क्लोजर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्क्लोजर जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है, वो तो आईएफआरएस 18 भी बताता है कि ये स्पेसिफिकली बताओ, लेकिन साथ ही कुछ स्टैंडर्ड अपने अपने डिस्क्लोजर भी बताते हैं। IS2 अपने बताता है कि इन्वेंट्री के ये चीजें तुमने डिस्क्लोज करनी है। IS16 अपने बताता है कि तुमने PPE के ये चीजें डिस्क्लोज करनी है। तो कुछ डिस्क्लोजर IFRS 18 बताता है, और कुछ जो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड है वो अपने भी डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये बस 3-4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। 91 है जनाब, आपके स्टडी टेक्स्ट है उसका, PDF का। डिस्क्लोजर नोट, नोट प्रेजेंटेशन। डिस्क्लोजर नोट की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? ठीक है, अभी तो हमने कहा कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है। अब उसे प्रेजेंट कैसे करना है, किस तरतीब से करेंगे? जिस तरतीब से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसी तरतीब से नोट दे दें। पहले क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सबसे पहले क्या आता है, सेल्स। तो सबसे पहले सेल्स का नोट दे दें। फिर क्या आती है, CGS, फिर उसका नोट, एंड सो ऑन। फिर क्या आती है, बैलेंस शीट। जब इनकम स्टेटमेंट के नोट खत्म हो तो बैलेंस शीट के नोट शुरू कर दें। उसके बाद आती है कैश फ्लो, फिर अगर उसका कोई नोट देना है तो अलग से वो दे दें, चेंजेस इन इक्विटी का देना है तो वो दे दें। लेकिन इन सबसे पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का नोट देना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है, आप सेल्स का नोट दे रहे हैं, मैंने कहा था सबसे पहले सेल्स का नोट आएगा, लेकिन इससे पहले भी एक नोट आना चाहिए जिसके बगैर अगली चीजें समझ ही नहीं आएंगी। वो कौन सा होगा, सबसे पहला नोट क्या होना चाहिए? वो तो बेटा फिर आगे की बात है, सबसे पहला नोट क्या होना चाहिए, किसके बारे में? प्रोडक्ट भी नहीं, सबसे पहले प्रोडक्ट के फादर की बात होनी चाहिए, कंपनी। ये कंपनी कौन सी है, इसका नाम क्या है, ये रजिस्टर कहाँ पे हुई है, इसका बिजनेस क्या है, ये 3 चीजें बताते हैं। ठीक है जी, कंपनी का नेम, उसकी नेचर, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई है, पाकिस्तान में के बाहर, लाहौर में, कराची में, कहाँ पे, इसका हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, ये बताना है, और इसका मेजर बिजनेस के। ये 5-6 लाइनें लिखनी होती हैं, कंपनीज, कंपनी एंड इट्स ऑपरेशंस। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कंपनी की, वैसे तो हर बिजनेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरीली बनानी है, ऑडिट करके लोगों को देनी है, वो सिर्फ कंपनी की रिक्वायरमेंट है, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप की रिक्वायरमेंट है। लिहाजा हम ज्यादा कंपनी की बात ही करेंगे। तो पहला है कंपनी एंड इट्स ऑपरेशंस। अगला नोट जो इनकम और स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझने के लिए जरूरी है, इससे पहले उसका जो पैरामीटर सेट करने के आपको सारी बेसिक चीजें पता है, वो क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। कि आप कौन सी अकाउंटिंग किस पॉलिसी के तहत करते हो, आप रिसीवेबल्स को कैसे अकाउंट फॉर करते हो, आप प्रोविजंस कैसे करते हो, आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कैसे रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट में क्या लेते हो, डिप्रिशिएट कैसे करते हो, एटसेट्रा। तो नोट नंबर 1 हमेशा होता है, याद रखें, जनरली कंपनी एंड इट्स ऑपरेशंस।
और नोट नंबर 2 होता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसमें जितने भी आपके अकाउंट हेड्स हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के जो सिग्निफिकेंट हैं उन सब की अकाउंटिंग पॉलिसीज दी होती है। नोट नंबर 3 से शुरू होती है फिर असल में सारी नोटिंग, मतलब जो इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट और उसके बाद सब कुछ। क्लियर है? तो ये आपने, इसने क्या लिखा है, IFRS 18 says that entity must present their disclosure notes in a systematic order। और वो क्या है, गिविंग प्रोमिनेंस टू द मोस्ट रेलिवेंट एरिया, सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया उन्हें पहले दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही ना कि कंपनी है क्या जिसकी बात होने लगी है वो, और उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट वगैरह के नोट दे दो। या ग्रुपिंग आइटम मेजर्ड इन सिमिलर वेज सच एज एसेट हेल्ड एट फेयर वैल्यू। वो कह रहा है कि या तो जो रेलिवेंट नोट्स हैं, जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरियाज हैं उस तरतीब से, तो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट का पहले, फिर उससे लेस प्रोमिनेंट, फिर एंड सो ऑन। या फिर वो कह रहा है ग्रुपिंग आइटम मेजर्ड इन सिमिलर वेज, तो बहुत से आइटम जो सिमिलर हैं उन्हें इकट्ठा कर लो। मतलब एसेट्स हेल्ड एट कॉस्ट, उनके नोट अलग कर दो, हेल्ड एट फेयर वैल्यू अलग कर दो। लेकिन जनरली हम ऐसे नहीं करते, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पे, फॉलोइंग द ऑर्डर इन विच आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो मैंने कहा कि इस तरतीब से हम सबसे ज्यादा जो तीसरा पॉइंट है ना, हम इसे फॉलो करते हैं। लेकिन उसने दो ऑप्शंस और भी दे दिए हैं कि आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक ना चलो, नो उनकी ग्रुपिंग कर दो आइटम्स की, और जो मोस्ट रेलिवेंट है वो सबसे पहले डाल दो, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। लेकिन सबसे लॉजिकल वही है कि आप एक स्टेटमेंट के हिसाब से ही चले। ठीक है। और वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स, मैनेजमेंट जो डिफाइन करती है परफॉर्मेंस मेजर्स, वो उसमें क्या क्या देखना है। IFRS 18 sets out specific disclosure requirements in respect of any management defined performance measures। तो ये कहता है कि मैनेजमेंट ने ये डिस्क्लोजर भी देना है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करो। ठीक है। अब उसने नीचे उसके उसकी एग्जांपल दी है। द स्टेटमेंट कवर्स हाउ टू आइडेंटिफाई मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स। इसका क्या मतलब है, हाउ टू आइडेंटिफाई मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स? क्या कहना चाहते? सर, जो उसके ऊपर कैप्शन हो। नहीं, कैप्शन तो ठीक है, वो तो डाल दी, वो नहीं कहना चाहता हाउ टू आइडेंटिफाई। इससे इंपॉर्टेंट चीज अभी है। मैं कहता हूँ बेटा आप मुझे बताएं कि मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं हूँ, आप कहते नहीं सर आप अच्छे टीचर नहीं है, आप कह देते हैं, तो मैं मान मान तो नहीं लूंगा आंखें बंद करके, मैं कहूंगा मुझे डिटेल बताओ। आप क्या जवाब देंगे? चले मान लेते हैं कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ और आप बड़ा स्ट्रेट होकर ऑनेस्टली मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे क्या आर्ग्यू कर सकते हैं, क्या जवाब देंगे? मैं कहता हूँ मुझे बस तफसील बताओ ना, इतना एक पॉइंट में एक फिक्रा कह देना तो काफी नहीं होता। आप क्या कहेंगे मुझे? अगर आप ऑपोजिट पूछे तो आप कुछ बता नहीं देंगे। नहीं, इसका ही बता दो आप, चलो अब ठीक है ऑपोजिट कर लो। आपने जी सर आप अच्छे टीचर हैं, अब उसमें क्या आर्गू करेंगे, आप मुझे क्या पॉइंट देंगे? अच्छा टीचर आप इसलिए एक तो आप सपोर्टिव है सपोर्टिव हैं, और आपकी समझ आती है क्योंकि आप वो लिखने लिखना बोलते आप अंडरस्टैंड करवाते हैं चीज़ों का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेटर है। ठीक है। और हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी है। तो मैं आपसे 5-6 पैरामीटर पूछूंगा, तो यही तो परफॉर्मेंस के मेजर्स हैं। तो आपको 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे कि नहीं? मैं कहता हूँ नहीं भाई, आपको मुझे आपका टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं है, तो क्यों नहीं पसंद, 4 5 6 पॉइंट दूंगा ना। सर आप तेज बहुत बोलते हैं, समझ नहीं आती, आप एक्सप्लेन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करवाते, समझाते तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवाते। तो कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे ना। तो जब हम बंदे को असेस करते हैं तो हम किसी पैरामीटर पे ही करते हैं ना, हमने टीचर की वैल्यूएशन करनी है। मैं अगर अपने टीचर की वैल्यूएशन करवाऊंगा तो यही पूछूंगा ना आपसे कि आप ये बताएं कि आपको समझ आती है, टीचर आपको मुनासिब मतलब बुक को कवर करवा देता है। अच्छा बुक तो कवर करवाता है, लेकिन क्या प्रैक्टिस भी रीजनेबल करवाता है? प्रैक्टिस में रीजनेबल लेवल के क्वेश्चंस करवाता है? टेस्टिंग लेता है कि नहीं? एग्जाम लेता है कि नहीं? और क्या आखिर में रिवीजन करवाता है कि नहीं? तो मैं 5-6 पैरामीटर सेट करूंगा ना। तो वो कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपके पैरामीटर्स हैं क्या इस कंपनी के। हर कंपनी के पैरामीटर फर्क होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस से पैरामीटर भी बदल जाएंगे ना। एक तो वो ये है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को मैयर कैसे करें। दूसरा इसमें वो बात भी आ जाती है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आप कहाँ पे उसी हेडिंग दी हुई है उससे अंदाजा होता है कि आप परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करने लगे हैं। दो बातें।
तीसरी बात, अगला सवाल है कि वेयर टू इंक्लूड। अब इन्हें इंक्लूड कहाँ पे करना है? परफॉर्मेंस मेजर को कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? आपने अपनी परफॉर्मेंस मेजर्स देनी है, तो कहाँ पे इंक्लूड करेंगे आप? कोई जगह बनानी पड़ेगी। नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, या ये भी हो सकता है कि हर जो नोट है उससे रिलेटेड हर नोट के अंदर परफॉर्मेंस मेजर दे दें। सेल्स में हमारी ये परफॉर्मेंस रही, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में एक्सपेंस वाले हेड में दे दें, वो नोट में दे दें। ये भी हो सकता है, ये अब आपकी मर्जी। ठीक है, तो आपके सामने दो सवाल है। हाउ टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस मेजर्स, नंबर 2 हाउ वेयर टू इंक्लूड, और आखिर में व्हाट टू इंक्लूड। ठीक है, कैसे देनी है, आपके मेजर्स हैं क्या, कहाँ पे देने हैं, और क्या कुछ देना है। ये तीन क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, और अपने जो आपका जो नेचर नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से खुद फैसला करेंगे। लेकिन जो भी आप फैसला करेंगे और मेंशन करेंगे वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। यूजर को समझ आए कि हाँ यार बात तो ठीक ही कर रहे हैं। वो ये ना कि नहीं यार ये तो फजूल सी बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, नहीं तो कोई लॉजिकल बात नहीं करे, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी। आइडेंटिफाइंग अ मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर, अब उसकी बात करने लगे। A management defined performance measure is a subtotal of income and expenses. ठीक है, subtotal of income and expenses that an entity uses to communicate externally the performance of the business from management perspective. Subtotal of income and expenses का मतलब वही है फिर, एक तो इनकम का टोटल टोटल है, एक्सपेंसेस का टोटल है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, वो तो नजर आ रहा है। आप उसे सब टोटल कर देते हैं। सब टोटल मतलब है कि आपने पर्टिकुलर जो आपने बात की थी कि आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है, उस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है और उस प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस कितने हैं। तो आप प्रोडक्ट वाइज डिटेल देते हैं कि हमारे 6 प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट में हमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। अब ये परफॉर्मेंस में ही है। ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का बता देना वो भी परफॉर्मेंस मैयर है, लेकिन वो ओवरऑल परफॉर्मेंस मैयर है। आप प्रोडक्ट वाइज बताएं, आप सेगमेंट वाइज बताएं। आपकी फर्स्ट करें 6 फैक्ट्रीज हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, आप एक ओवरऑल पूरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तो बनेगा 6 फैक्ट्रीज का। कंपनी एक ही है, फैक्ट्रीज 6 हैं। तो और एक हर फैक्ट्री का अपना अपना भी बन सकता है। आप फैक्ट्री वाइज भी दे सकते हैं कि इस फैक्ट्री की सेल्स इतनी है, इसकी इतनी, इस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस इतने, एंड सो ऑन। और फैक्ट्री वाइज प्रॉफिट भी आप बता सकते हैं। वो ये बताना चाह रहा है कि सब टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। अब वो सब टोटल कैसे बनाना है, फैक्ट्री वाइज बनाना है, प्रोडक्ट वाइज बनाना है, एरिया वाइज बनाना है, ये फैसला आपने कर। अगेन वही बात है कि अपने बिजनेस को देखते हुए ये फैसला आपने कर। ठीक है, तो ये आपके परफॉर्मेंस मैयर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद फॉर एग्जांपल an operating profit figure that is adjusted for non-recurring income and expense which is provided to help users understand the underlying operating profit of an entity। तो ये भी परफॉर्मेंस मैयर है। क्या समझ आई इस फिक्रे से? शाबाश, जल्दी से। क्या मतलब है इसका? सर के अनयूजुअल इनकम एक्सपेंसेस को बाकी के उस साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो स्पेसिफिकली देखते हैं। तो उससे क्या पता चलेगा? अनयूजुअल को अलग क्यों कर रहे हैं? सर उससे पिछले सालों से वो कंपेयर कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पिछले सालों में भी तो अनयूजुअल हो सकता है। तो लेकिन सेम तो नहीं हो सकता। चले कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन तो अलग बात है। हम तो प्रॉफिट मैयर वो परफॉर्मेंस मैयर की बात। पिछले सालों से कंपैरिजन में जो एक परफॉर्मेंस मैयर है कि कितना इंप्रूव हुआ, लेकिन इस साल हम कैसे रहे, ये परफॉर्मेंस मैयर जो है इसमें इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि हम नॉन रकरिंग को अलग कर। सर फिर जो व्यूअर होगा या यूजर वो स्पेसिफिकली जाके देखेगा उस पोर्शन को कि इनकम एक्सपेंस का क्या तो किस तरह का। वो तो नॉन रकरिंग को भी देख सकता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए, नॉन रैकरिंग जो होता है ना उसमें मैनेजमेंट का कोई कमाल नहीं है। जो रैकरिंग है कि ये आपका मेन प्रोडक्ट है, इसकी ये सेल है, ये एक्सपेंसेस है, उसमें जो आपने परफॉर्मेंस दिखाई मैनेजमेंट की, तो वो परफॉर्मेंस है। नॉन रैकरिंग तो 5-6 साल में एक बार हो रहे हैं। वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस तो नहीं है ना, वो तो किस्मत है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो नॉन रैकरिंग एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अदरवाइज
वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को डिपेक्ट नहीं करता। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है कि रूटीन में जो हमारे ऑपरेशन है इसमें हमने कितना अच्छा परफॉर्म। ठीक है, क्लियर है, याद रखना है इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, अब एक साल की मैंने वही चीजें पढ़ाई जो मैं पहले पढ़ाता हूँ, उसी तरह एक्सप्लेन किया। लेकिन अचानक हुआ क्या कि एग्जाम से एक महीना पहले एसीसी ने कोई नई चीज इनपुट कर दी और वो कहा कि ये भी टेस्ट हो। मुसीबत बन गई और उस साल रिजल्ट बहुत बुरे हो गए। तो क्या मेरी इस साल में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई एज ए टीचर? ये कह सकता हूँ कि जो एक चीज एट द 11th आवर की तो मुझे करवा देनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो एसीसी ने बिल्कुल 11th आवर पे की और उन्होंने इलॉजिकल बात की तो मेरा कसूर तो नहीं है। मेरी परफॉर्मेंस जो नॉर्मल एक ऑपरेशन चल रहा है, नॉर्मल प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। अनयूजुअल आइटम मेरा कमाल जब मेरा मेरी मतलब आपके नॉन परफॉर्मेंस नहीं है, मेरी नेग्लिजेंस नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या करेगी कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स बैक कर देगी। तो जो ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस है ना, असल में ये मैयर कर रहा है कि मैनेजमेंट ने कितना अच्छा काम किया है। लिहाजा वो ये आपको एग्जांपल दे रहा है कि फिर परफॉर्मेंस मैयर में आप क्या करेंगे। जनरली क्या करते हैं कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, अनयूजुअल आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम को जरा साइड पे कर देते हैं, एक्सेप्शनल इनकम को भी साइड पे कर देते हैं और एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस को भी साइड पे करके रूटीन इनकम और एक्सपेंस लेके देखते हैं कि मैनेजमेंट ने पिछले सालों की निस्बत इस बार ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है या बुरा किया। ठीक है, ये बात कर रहा है। MPM is a subtotal of income and expense, so the following measures would not be identified as MPM. A subtotal of any income or only expenses. मतलब सिर्फ इनकम का टोटल ले लिया या सिर्फ एक्सपेंस का टोटल ले लिया, ये एमपीएम नहीं है। इनकम तो बहुत ज्यादा हो सकती है। मैंने आपको कहा जी हमारी इस बार इनकम जो है ना 70 करोड़ है। आपको क्या लगेगा, बिजनेस बहुत अच्छा है कि बुरा है, बुरा रहा है? क्या लगेगा? तो डिपेंड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन का कितना पैसा मांगती चले, पिछली बार 70 करोड़ था, इस बार 1 अरब हो गया। अब है। ये सिर्फ इनकम की बात कर रहा हूँ, सेल्स की बात कर रहा हूँ। पिछला बार सेल्स 70 करोड़ थी, इस साल 1 अरब है। बस मैंने ये बताया आपको। तो आपको क्या लगेगा, परफॉर्मेंस बेहतर हुई है कि बुरी हुई है? तो पता नहीं चलेगा। यही बात, यही वो बात कर रहा है कि सब टोटल सिर्फ इनकम का या सिर्फ एक्सपेंस का वो मैसेज नहीं देगा। जब तक आप ये बताएं कि इस बार इनकम इतनी बढ़ी और एक्सपेंस इतना बढ़ा, दोनों का नेट इम्पैक्ट इतना बढ़ा जो प्रॉफिट में गया, तब तक क्लियर मैसेज नहीं आएगा। तो यही तो वो बात कर रहा है पहले पॉइंट में, सब टोटल ऑफ ओनली इनकम और ओनली एक्सपेंस एमपीएम नहीं होता। क्लियर है, ये बात कर रहा है वही आपके वाली बात। नंबर 2, एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी और एनी कॉम्बिनेशन। एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, उससे नहीं पता चलता कि जो एसेट बढ़े हैं ये आपने प्रॉफिट से कमाए हैं कि आपने शेयर होल्डर से मजीद पैसा लेके खरीदे हैं। वो परफॉर्मेंस तो ना हुई, तो ये भी नहीं बताते। तीसरा, फाइनेंशियल रेशियोज, गियरिंग, आपने लोन कितना लिया, एटसेट्रा, ये आपकी रेशियोज क्या हैं, ये भी परफॉर्मेंस मेजर्स नहीं होती। ये सिर्फ इंडिकेशन होती है, एक पिक्चर होती है कि जनरली बाहिर क्या लग रहा है कि क्या हुआ, लेकिन एग्जैक्टली ये आपकी परफॉर्मेंस नहीं बताती, सिर्फ एक इंडिकेशन देती है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसे हम इंडिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस तो कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रॉडर पिक्चर। लेकिन आप इसे एमपीएम नहीं कह सकते रेशियोज को। और मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी, आप कितने लिक्विड हैं, आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, ये भी परफॉर्मेंस मेजर नहीं। आपके पास 70 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है कि बुरी रही है? कुछ भी नहीं कह सकते। अगर ये 70 करोड़ आप इन्वेस्ट कर सकते थे और वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, बैंकों में ही पड़ा रहने दिया, तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रही। ठीक है, तो ये चीजें परफॉर्मेंस मेजर्स नहीं होती कि बैंकों में कितना पैसा पड़ा है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी इक्विटी कितनी है। और आखिर में नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स भी अ, हम उसमें इस वाले पोर्शन में नहीं लेते। IFRS 18 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, आपने कितनी नई फैक्ट्रीज ओपन की, आपने कितने नए शोरूम ओपन किए, नंबर ऑफ शोरूम, ये नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। शोरूम तो 20 ओपन किए, लगता है कि बड़ी तरक्की की है, लेकिन 20 के 20 लॉसेस में है, तो फाइनेंशियल कोई परफॉर्मेंस तो ना हुई ना फिर। एनवायरमेंट क्या है कि
अब नहीं करते, ये सारी नॉन फाइनेंशियल है, बेसिकली नॉन फाइनेंशियल है, तो ये आपकी एमपीएम में फॉल नहीं करेंगी टेक्निकली आईएफआरएस 18 के कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो फिर एमपीएम में क्या आ गया, हम इसे सम अप करते हैं अभी। जी, आखिरी भी पढ़ लेते हैं। कॉमनली यूज सब टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, and those that are required to be presented by IFRS accounting standard, for example operating profit, are not MPMs as per IFRS 18। और ये खत्म हो गया तकरीबन, अब बताएं। जी, एमपीएम क्या होता है, इसे सम अप करें। व्हाट इज एमपीएम? नंबर टू, कौन सी चीजें एमपीएम में आती हैं? नंबर थ्री, कौन सी चीजें एमपीएम में नहीं आती? तो व्हाट इज एमपीएम? जी, मतलब पे हम ये सम अप कर रहे हैं कि एक रिक्वायरमेंट है आईएफआरएस 18 की कि आपने एमपीएम प्रेजेंट कर दिए। तो एमपीएम होते क्या है? व्हाट आर एमपीएम्स? किस चीज को एमपीएम कहा जाता है? मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स होते क्या है ये? सब टोटल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस करके कि किस किस एरिया में मेरी क्या परफॉर्मेंस रही। अच्छा, कुछ चीजें इसमें नहीं आती, कौन कौन सी नहीं आती? नंबर वन, सब टोटल ऑफ इनकम ओनली, सब टोटल ऑफ एक्सपेंस ओनली, ये एमपीएम्स नहीं है। कि मेरी सेल जब पिछले साल से 70 करोड़ बढ़ गई, ये एमपीएम नहीं। मेरे एक्सपेंस पिछले साल से 40 करोड़ कम हो गए, ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस का एमपीएम नहीं है। परफॉर्मेंस तो है, अच्छी है, लेकिन एमपीएम नहीं। और अभी ऊपर हमने पढ़े हैं जी, एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी के कंपैरिजंस एमपीएम नहीं होते। और लिक्विडिटी या रेशियोज जो दी जाती हैं वो एमपीएम नहीं होती। और नॉन फाइनेंशियल जो मेजर्स आप दे रहे होते हैं वो भी एमपीएम नहीं होते। और सबसे आखिर में वो सब टोटल, हमने क्या कहा था एमपीएम क्या होता है? सब टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, यही होते हैं। लेकिन इसमें भी उसने लिमिटेड कर दिया कि वो सब टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस जो कि कॉमनली स्टैंडर्ड कहते हैं हमने देने ही देने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, ये भी एमपीएम नहीं, वो तो देने ही देने हैं। उसमें तो एमपीएम वो चीज है जो कि जनरली इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली क्लियरली नहीं आती, ये आप अलग से देते हैं और इनकम और एक्सपेंस का सब टोटल करके बताने की कोशिश करते हैं कि इस साल हमने ये किए, वो एमपीएम है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सब टोटल और वो फाइनेंशियल सब टोटल ही और इनकम और एक्सपेंस के कंबाइंड जो कि हर सूरत देने हैं, जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो भी एमपीएम नहीं है। तो एमपीएम वो सब टोटल्स हैं जो इन सबसे हट के आप स्पेसिफिकली डिजाइन करके कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो वो आप आगे जब हम इसे डिटेल में जाएंगे अगले स्टैंडर्ड्स में, तो इसे फिर वहां पे इसकी एग्जांपल्स हम ज्यादा डिटेल से देखें। अब नीचे उसने इसकी डिटेल दी है, सब टोटल दैट आर नॉट एमपीएम्स: ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कॉमन सब टोटल एग्जांपल्स के हैं, सब टोटल रिकॉर्ड बाय आईएफआरएस 18। ठीक है, ये तो आईएफआरएस 18 कहता है ये आपने देने ही देने हैं, तो ये भी एमपीएम्स नहीं है। और कुछ सब टोटल हैं जो कि वैसे ही आपने देने होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कल्चर बना हुआ है। और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड भी कहते हैं, और ये भी कहता है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट and income and expenses from all investment accounted for using the equity method etc, profit before tax, ये चीजें एमपीएम नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही रिक्वायर्ड है, देनी ही देनी। एमपीएम वो है जो कि अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं होती, आप खुद से बना के देते हैं और बताते हैं कि ये हमारी परफॉर्मेंस। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं तो थोड़ी चीज क्लियर भी हो जाएगी। Carlos, the financial controller of Oblong, is presenting the entity's financial statement for the year ended 31st December 2009. Carlos has identified the following performance measures that Oblong has presented in its annual report. Adjusted profit, operating profit plus non-recurring expenses.
प्रॉफिट और लॉस बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वैसे ही आगे नहीं हम जाते। यहाँ पे मुझे बताओ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक इमीडिएट मुझे आप ग्लिम्स दो। इनमें से पहला जो है, क्या वो एमपीएम है? हम्म, क्यों? ये शो करते हैं। हाँ नहीं, वो तो करते हैं, लेकिन मतलब क्यों नहीं है? आप ऊपर जो चार पांच लॉजिक्स हमने दी थी कि ये चीज एमपीएम नहीं होती, उनमें ये किस में फॉल कर रही है? क्यों एमपीएम नहीं है? ये टेबल में फर्स्ट का कुछ है ना। टेबल के अंदर तो बहुत कुछ है ना। नीचे में अंडरस्टैंडिंग फोर की बात कर, हम टच विद अंडरस्टैंडिंग फोर में चले गए। इसमें उसने तीन पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, कि ये उस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो पहला है एडजस्टेड प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये एमपीएम है या नहीं है? जी, क्यों बच्चे आप बताओ। आप कह रही हैं है, या सॉरी नहीं है, क्यों नहीं है? रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है। रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है इसमें। क्या मतलब? मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और जो फ्रेश एक्सपेंस में जो नॉन रिकरिंग वो दे दिए, तो इससे भी हमें मैनेज। वो दे नहीं दिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, क्या मतलब है इसका? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रॉफिट तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस निकालने वाले होते हैं, पार्टी की। ये निकाले हैं कि ऐड किए हैं? सर ऐड करने का यही मतलब है कि प्लस उसमें लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दिए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। पहले तो ये बताओ कि वो कर क्या रहा है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं कि नहीं आते? सर वो उसको रिवर्स बैक करके रेवेन्यू निकाल रहा है। देखें, जो मुझे समझ आ रही है उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, या जो पीछे प्रॉफिट आ रहा था उसमें से नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए थे। तो नीचे फिर प्रॉफिट आ गया था कुछ, उसने उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का उसने नाम दे दिया। उसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी माइनस हो चुके थे, अब उन्हें ऐड बैक कर। इसका मतलब है वो कौन सा प्रॉफिट निकालना चाह रहा है जिसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस अभी तक माइनस नहीं हुए। तो हमने भी तो यही कहा था ना कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस परफॉर्मेंस मेजर नहीं होती। इससे नहीं पता चलता मैनेजमेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। ये तो नॉन रेकरिंग है, एक बार हुए, पता नहीं क्या रीजन थी कि हो गए। असल में तो जो रूटीन की इनकम एक्सपेंस है वो बताती है कि मैनेजमेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे तो ये एमपीएम लग रहा है। क्या ख्याल है? अदर क्या ये रिक्वायर्ड है, ये वाली फिगर देना आईएफआरएस 18 में या किसी भी स्टैंडर्ड में, कि आपने नॉन रेकरिंग को एडजस्ट करके अलग लाइन आइटम बनाना है? हमने तो नहीं पढ़ा। तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने को, तो ये एमपीएम बजाहिर लग रहा है। लेकिन अब अगला सवाल है, जरा ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचो। अभी हमने पीछे ऊपर पढ़ा है कि हमने जो अपने एक्सपेंसेस और सारी चीजें जो तकसीम करनी है, ग्रुप करनी है, वो कितने हेड्स में करनी है? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस और प्रेजेंट वैल्यू वाला चक्कर था कुछ, ठीक है। चार पांच में करनी है। तो ये नॉन रेकरिंग क्या ऑपरेटिंग का पार्ट होंगे, किसका होंगे आपके ख्याल में? या सेपरेट लाइन आइटम होगा? कहीं पढ़ा था कि नॉन रेकरिंग सेपरेट लाइन आइटम होगा? नहीं पढ़ा। तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। इसका मतलब है कि उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए या फाइनल निकालते हुए नॉन रेकरिंग माइनस कर दी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। लेकिन उसका ख्याल है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो रिक्वायरमेंट है IFRS 18 की, मैंने दे तो दी है, लेकिन इससे मेरी परफॉर्मेंस नहीं नजर आती। उसने खुद से इसमें ऐड बैक करके एक अलग फिगर बनाई अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। ऑल दिस बात इट वाज नॉट रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। तो क्या ये उसने अपनी परफॉर्मेंस के लिए बाकायदा एमपीएम डेवलप किया कि नहीं किया? बाहर लग रहा है कि किया। तो ये एमपीएम में आ सकता है। अब अगला देखें पहले, प्रॉफिट और लॉस बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस, ये एमपीएम है कि नहीं? ये क्यों नहीं है? ये रिक्वायरमेंट है। ये तो वैसी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की कि ये वाली लाइन आइटम तो देनी ही देनी है। लिहाजा ये एमपीएम नहीं है। हमने यही पढ़ा था ना, जो रिक्वायर्ड है वो तो एमपीएम नहीं होता। तीसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या ये एमपीएम है? क्यों? शाबाश, हमने पढ़ा था रेशियोज भी एमपीएम
नहीं होती। तो पहले आखिरी दो में तो मैं कंफर्म हूँ, कम से कम मैं तो कंफर्म हूँ कि एमपीएम नहीं है। पहला मेरे ख्याल में एमपीएम है, अब हम देखते हैं कि वो क्या कहता है। ठीक है। Careless is new to the company and has not prepared financial statement under IFRS rating before. अब वो आपकी अपनी कहानी सुना रहा है। Advise Carlos on whether the three performance measures meet the definition of management defined performance measure हैं कि नहीं। अब बस इसका जवाब देना है। तो मैंने तो आपको एक जवाब दे दिया छोटा सा। अब आप मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है, पहला पॉइंट जो है वो परफॉर्मेंस मेजर है कि नहीं। अब आप इंडिपेंडेंट अपना व्यू देंगे, आपको बात समझ आई है कि नहीं है। आई है तो क्या परफॉर्मेंस मेजर बनती है कि नहीं। पहला, दोबारा से मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो बनती है, एनपीएम है। अगर आप कहते हैं नहीं है तो उसका आर्गूमेंट है मुझे कि क्यों नहीं है। रीजन आपने आईएफआरएस सेटिंग के अंदर से निकाल दी है। क्यों बच्चे, है कि नहीं। आप क्या कहते हो। अब आपने चीजें पूरी नहीं पढ़ी ना, इसलिए आपका कोई व्यू डेवलप नहीं हो रहा। अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है कि एमपीएम वो चीज होती है जो मैनेजमेंट खुद डिफाइन करती है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने को। ना वो रेशो होती है, ना वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि ये वाला आपने देना है, और वो सब टोटल होता है इनकम और एक्सपेंस। तो ये पहला जो पॉइंट है एडजस्टेड प्रॉफिट, के प्रॉफिट में नॉन रेकरिंग आइटम ऐड बैक कर दिए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लॉ की रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद से डिवाइन आपको दे रहा है, तो फिर अपनी परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है ना। तो ये एमपीएम है। सेकंड पॉइंट, जो प्रॉफिट और लॉस बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स, ये वो लाइन आइटम है जो कि आईएफआरएस 18 कहता है कि आपने देना ही देना है। और हमने कहा था जो चीज स्टैंडर्ड कहता है आपने देनी ही देनी है, वो मैनेजमेंट का एमपीएम नहीं होता। तो ये नहीं है। और तीसरा जो है वो रेशो है। और अभी हमने बात की थी कि रेशो दे देना कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। रेशो तो जस्ट आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे रही होती है कि हुआ क्या। ठीक है। ये एमपीएम नहीं होता। तो मेरे ख्याल में तो पहला एमपीएम है और आखिरी दो एमपीएम नहीं है। तो हम इसे देख भी लेते हैं। अगर हम अभी साथ ही देख लें तो इसे खत्म करें। आप आ जाओ जनाब पेज नंबर 107, इसी का पीडीएफ का। आ गए। यहाँ पे इसका जवाब है, इसे खामोशी से पहले पढ़ो, फिर हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की या हम ठीक थे या गलत थे, ताकि हम भी अपने आप को थोड़ा सा अपना ऑडिट भी करें। जी। जी, पढ़ लिया। जो हम सोच रहे थे वही है, पहला एमपीएम है और बाकी दो एमपीएम। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गया बेटा। अगर मैं इसका क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे इन्हीं बेसिस पे कि कौन सी चीज़ एमपीएम है, कौन सी और क्यों नहीं है, हो जाएगा। मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है। बस इससे ज़्यादा फिर हम पढ़ेंगे फिर, ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम बेसिकली कोई ऑडिट करने तो नहीं जा रहे कहीं पे, और बनाने तो नहीं जा रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने तो पेपर देने। तो फिलहाल पेपर के हिसाब से तैयारी करें। जहाँ ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे।
वो कर लेंगे जब हमें ज़रूरत हुई, लेकिन अभी नहीं। चलो, इसके बाद इसे थोड़ा सा देख के ख़त्म करते हैं आज के लिए। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अब वही की बात करेंगे, एनपीएम का डिस्क्लोजर कैसे देना है। अभी हमने क्या पढ़ा है, एनपीएम होता क्या है और कौन सी चीज़ एनपीएम होती है, कौन सी नहीं होती। अब हमने पढ़ने के चले, एक चीज़ एनपीएम है, मान लिया, इसे डिस्क्लोज कैसे करना है, कहाँ पे करना है और कैसे करना है। IFRS 18 aims to make the performance measure more useful to the user by setting out disclosure requirements for each management defined performance measure. According to IFRS 18, an entity will need to disclose the following in a single note: a description of what part of the entity's performance is reflected by the measure and why management believes that the MPM provides useful information, how the MPM has been calculated, a reconciliation between the NPM and the most closely related subtotal or total that is covered by an IFRS accounting standard, the impact on income tax and non-controlling interest for each item disclosed in the reconciliation, and a description of how the income tax impact has been determined. अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली बात है, उसे हम करते हैं। The disclosure note should also state that NPM provide management view of an element of the entity's performance and that NPM may not be directly comparable to other entities who disclose similar performance measures। तो वो कह रहा है परफॉर्मेंस मेजर को डिस्क्लोज क्या करना है, सबसे पहले कहाँ करना है, सिंगल नोट। हमने ये कहा था ना कि सेल से रिलेटेड या किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग कर दें, दूसरे को अलग कर दें, उसके रेलिवेंट नोट में डाल दें, तो नो, हमने सिंगल नोट बनाना है। उस सिंगल नोट में जो हमने एमपीएम देने हैं वो दे देने हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसमें क्या बताना है, आ डिस्क्रिप्शन, एंटिटी का कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑपरेशन है जिसका ये एमपीएम, मतलब एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड कौन से एस्पेक्ट की परफॉर्मेंस ये बता रहा है। सेल्स की बता रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट की बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बता रहा है, किस डिपार्टमेंट की या किस ऑपरेशन का ये परफॉर्मेंस बता रहा है मैनेजमेंट की, कि इस ऑपरेशन में हमने इतनी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, कौन से रिलेटेड है, नंबर वन। और मैनेजमेंट को क्यों ये लगता है कि ये एमपीएम वाकई इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब हमने भी तो डिफाइन किया ना, अपनी मर्जी से डिफाइन करने हैं, तो मैनेजमेंट ने सोच के किया ना कि इस इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस करके ये एमपीएम बनाओ। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये जो फार्मूला बनाया है कि ये वाला एमपीएम मैं ऐसे बनाऊंगा, क्यों बनाया, ये कैसे मेरी परफॉर्मेंस शो करता है और किस पोर्शन की परफॉर्मेंस शो करता है, एक तो ये आपने एक्सप्लेन कर, ठीक है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर है या न्यूमेरिकल डिस्क्लोजर है, बाहर देखने में क्या लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव। आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों एमपीएम है और कौन से ऑपरेशन को ये जस्टिफाई करता है। नंबर टू, अगली बात क्या है कि कैलकुलेट कैसे हुआ, कैलकुलेशन बतानी है आपने। अब ये कौन सा डिस्क्लोजर है, न्यूमेरिकल डिस्क्लोजर, कि ये फिगर्स हैं, उसकी बेस पे की ये फिगर बनती है, ठीक है। नंबर थ्री, इसकी रिकंसिलिएशन करनी है, इसके क्लोजेस्ट जो सब टोटल है जो कि आईएफआरएस कवर करता है। मतलब हमने पढ़ा था कि कुछ सब टोटल ऐसे हैं जो आईएफआरएस कहता है हर सूरत देने हैं, वो एमपीएम नहीं होते, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके एमपीएम बनता है। तो फिर एमपीएम को रिलेट करना है उसके करीब तरीन डिस्क्लोजर से, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी है ना, वो अभी ऊपर जो पढ़ी ओब्लॉन्ग वाली, उसमें पहला एमपीएम था, वो क्या किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसने ऐड बैक कर दिया था नॉन रेकरिंग को, तो एमपीएम बना दिया था। अब वो कह रहे हैं इससे के क्लोजेस्ट वो वाला सब टोटल जो आईएएस कहता है कि देना है, वो कौन सा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इससे रिलेट करना है, तो कैसे करना है, आप बताओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज गिवन इन इनकम स्टेटमेंट इतने, और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जो है वो फलान नोट में दिया हुआ है मैंने, वो इतना, दोनों को माइनस किया तो ये मेरा बन गया। तो आपने रिकंसिलिएशन देनी है, ठीक है। आपने उसे क्लोजेस्ट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब टोटल है जो कि देना ही देना था, उससे रिलेट करके कैलकुलेट करके बताना है कि ये बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इनकम टैक्स एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फिर इसका इनकम टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस परफॉर्मेंस का मेरी इनकम टैक्स बढ़ गया कि कम हो गया, जो टैक्स पेएबल बनेगा। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उनका शेयर बढ़ेगा कि उनका शेयर
कम हो जाएगा। ठीक है, वो बताने हैं। हर आइटम का अलग अलग बताना है, इनकम टैक्स इम्पैक्ट और नॉन कंट्रोलिंग, वो जो रिकंसिलिएशन नहीं बनानी हर आइटम मतलब उसमें आपने क्या लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो दोनों का अलग बताना है कि इनका इनकम टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इनका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो नेट फिगर आ रही है इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और आखिर में और ये बताना है कि इसका इनकम टैक्स इम्पैक्ट जो बता रहे हैं ऊपर बताया कि कितना आया है, अब आपने ये भी बताना है कि मैं जो बता रहा हूँ कितना आया है ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया, इनकम टैक्स का इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट किया। ठीक हो गया, तो ये 5 आपने डिस्क्लोजर्स देने होते हैं सेपरेट नोट पे। क्लियर हो गया। और अगर आपके एमपीएम एक से ज्यादा हैं तो हर एमपीएम के लिए ये पांचों चीजें हैं। पांचों का नहीं मतलब पहली तो कॉमन है कि एमपीएम कौन सा है क्यों हुआ, वो तो खैर वो भी अलग अलग आएगा, नोट तो एक ही होगा। अगर आपने 4 एमपीएम डिफाइन कर दिए हैं ना तो चारों के लिए ये चारों पांचों डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। हर एक की रिकंसिलिएशन होगी और हर एक की जस्टिफिकेशन होगी। क्लियर है जी। Disclosure note should also state that the MPM provide management view of an element of the entity's performance and that MPM may not be directly comparable to other entities। ये एक आप कह रहे हैं कि आपकी अंडरटेकिंग है मैनेजमेंट की, कि हम अंडरटेक करते हैं कि जो हमने एमपीएम दिए हैं या एंटिटी के किसी ना किसी एरिया को की परफॉर्मेंस बताते हैं। और दूसरा आप एक डिस्क्लेमर देते हैं कि इसे दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरी कंपनी ने कैसे कंपेयर किया, ये कैलकुलेट किया हुआ है। ऑल तो हमारे सिमिलर बिजनेस भी होंगे और उन्होंने नाम भी सेम रख दिया हो शायद एमपीएम का, लेकिन हमें नहीं पता उन्होंने कौन सा फार्मूला चूज किया है, तो हमारा तो ये फार्मूला है। तो अगर आप मेरा एमपीएम और दूसरी कंपनी का एमपीएम दोनों में फर्क आपको नजर आता है तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकूंगा? क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे किया। एमपीएम क्या चीज है? ये लॉ के मुताबिक रिक्वायर्ड है? नहीं है। लॉ में इसका कोई फार्मूला मौजूद है? नहीं है। ये तो मेरी मर्जी पे है, मैं किसी भी चीज में कुछ भी चीज ऐड करके कहूँ कि ये मेरी परफॉर्मेंस है। लॉजिक होनी चाहिए। वो तो मेरी परसेप्शन है ना, जरूरी नहीं है आपकी भी परसेप्शन वही हो। तो आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया हो, मैंने अपने हिसाब से नाम सेम रख दिया हो, तो आपने डिस्क्लेमर भी दे देना है कि भाई मेरे इस एमपीएम को किसी दूसरी कंपनी के सिमिलर एमपीएम से कंपेयर ना किया जाए। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपना एमपीएम कैसे डिफाइन किया हो। तो ये आखिर में ये एक स्टेटमेंट भी आपने देनी है। ठीक है, कि मैंने जो एमपीएम डिफाइन किया है ये मेरे किसी ना किसी ऑपरेशन के की परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करते हैं, लेकिन इन मेरी एमपीएम्स को दूसरी कंपनी के एमपीएम से कंपेयर ना किया जाए। क्लियर हो गया। तो इलस्ट्रेशन 7 बचे, आपने घर से पढ़ के आनी है आप लोगों ने। और कल हम इसे ख़त्म करके आगे चलेंगे, आईएफआरएस फाइन पे चले जाएंगे, हेड फॉर सेल। और अब हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जितनी जल्दी वो ख़त्म करेंगे, वो बड़ा लंबा चैप्टर है और टाइम भी बहुत ले रहा है, ताकि हम फिर अपनी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस भी शुरू करें और थोड़ी सी अपनी टेस्टिंग भी शुरू करें। ठीक है, अब हम इस लेवल पे आ गए हैं, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि इसकी मज़ेदार टेस्टिंग बनती है। अब जैसे मैं एमपीएम का क्वेश्चन बना सकता हूँ आपके लिए, पहले तो बड़ी बेसिक चीजें पढ़ रहे थे ना। आईएफआरएस पे 18 खत्म हो गया है, इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला इसी वीक में कोशिश करेंगे जुमेरात या जुमे से अपनी थोड़ी सी ना शॉर्ट एक टेस्टिंग और एक क्वेश्चनिंग वगैरह शुरू कर देंगे। ठीक है, आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको प्रिंसिपल्स समझा रहा हूँ, इनके बुलेट पॉइंट बनाते जाना है और उन चीज़ों को उनकी डेप्थ में समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है और इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह करेंगे अगला स्टैंडर्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अभी मैंने आज एक बात की है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की, कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो आज हमने बात की थी वो हम उससे हमें क्या इंप्रेशन मिला कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कौन से होते हैं? क्यों बेटे? जो बिजनेस का मेजर पोर्शन आप शट डाउन करते हैं वो होते हैं, और जो माइनर पोर्शन बिजनेस के शट डाउन कर दिए चेंज कर दिए वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होते हैं? वो ऑपरेटिंग का पार्ट होते हैं। वो डे टू डे ऑपरेशन में हम फैसले कर रहे होते हैं कि ये स्टोर बंद कर दो, ये स्टोर चला दो, इसमें इतना लगा दो, इसके एसेट बेच दो। वो रूटीन की चीजें। अगर वो मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटी अगर आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे या बंद नहीं कर रहे तो वो फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में नहीं जाएगा, वो ऑपरेटिंग में। ठीक है, तो कल हम अब इसे डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे करेंगे कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एग्जैक्टली होते क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए आप सब लोग, अल्लाह ताला हम सब पे अपनी बरकतें नाज़िल फरमाता रहे।